नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर में पहले दौर में रिकॉर्ड 84% वोटिंग। उत्तर प्रदेश में छठे दौर में 57% से ज्यादा मतदान। दोनों राज्यों में आखिरी चरण का प्रचार तेज। वाराणसी में प्रधानमंत्री के रोड शो पर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। पूर्व अनुमति नहीं लेने का आरोप। एग्जिट पोल पर 9 मार्च तक रहेगी पाबंदी। सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों का मसौदा मंजूर। बजट सत्र में बिल होंगे पेश। छोटे होटलों पर 5% टैक्स। हरियाणा सरकार ने अभी तक पूरे नहीं किए वादे। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का आरोप। राज्य के खेल मंत्री अनिल विज का जवाब। दिया 2.5 करोड़ का चेक। और भीषण सूखे की चपेट में युद्धग्रस्त सोमालिया। 48 घंटे में भूख से 110 लोगों की मौत। खतरे में 50 लाख जिंदगियां। और शुरुआत विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 6 दौर का मतदान पूरा हो चुका है और 7वें दौर में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव में जुटे हुए हैं। आज भी सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक कई जगहों पर रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का आज रोड शो का भी कार्यक्रम है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 7वें दौर के प्रचार के लिए जौनपुर और गाजीपुर जिले में रैलियां करेंगे। इसके अलावा अमित शाह अलापुर विधानसभा सीट के लिए भी प्रचार करेंगे। इस सीट पर 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आखिरी चरण के प्रचार में जुट गए हैं। राहुल गांधी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सोनभद्र, मिर्जापुर और जौनपुर जिले में चुनावी सभाएं कर जनता से कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करने के बाद जौनपुर में रैली की और वापस वाराणसी आकर फिर से चुनावी सभा को संबोधित किया। वाराणसी में 8 मार्च को मतदान होना है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की। 2014 में इस शहर ने नरेंद्र मोदी को सांसद चुना था और तब से बीजेपी के लिए प्रदेश का ये सबसे बड़ा सियासी शहर बना हुआ है। आखिरी दौर के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोड शो किया तो हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोड शो का जो आप आकलन कर सकते हैं, इसमें विरोधियों का एकदम सफाया हो गया। आज से काशी का वातावरण एकदम चेंज और काशी भगवामय हो चुका है। समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है और हम बनारस की सभी सीटें जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे। मोदी जी ने बहुत काम किया है। करीब 3.5 घंटे चले रोड शो में नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए समर्थकों में होड़ मची रही। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। भारी संख्या में लोगों के हुजूम के बीच से गुजरने के बाद प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित करने जौनपुर पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी की बहुमत की सरकार बन रही है। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का ज्वलंत विजय होगा। संबोधन में नरेंद्र मोदी ने केंद्र के कामकाज गिनाने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को खास तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने अखिलेश सरकार की कड़ी आलोचना की। जौनपुर रैली के बाद नरेंद्र मोदी वापस वाराणसी आए, जहां उन्होंने फिर से एक चुनावी सभा को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
शनिवार को वाराणसी में हुआ प्रधानमंत्री का रोड शो विवादों में आ गया है। बीजेपी पर रोड शो के लिए प्रशासन से मंजूरी नहीं लेने का आरोप लगा है। मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री का रोड शो 3 निर्वाचन क्षेत्रों उत्तर वाराणसी, दक्षिण वाराणसी और वाराणसी कैंट में किया गया और ये संबंधित प्रशासन की अनुमति के बिना किया गया। पार्टी ने आयोग से प्रधानमंत्री और रोड शो में शामिल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि रोड शो के दौरान पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की कई चैनलों में उसे प्रसारित किया गया। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने वाराणसी के डीएम से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में आज भी रोड शो होना है। क्योंकि ये विदाउट परमिशन है, इसलिए हमने कमीशन से कहा है कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। और क्योंकि विदाउट परमिशन की जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें तो एफआईआर बनती है, तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए सब लोगों के खिलाफ। हमने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही है, पदों का, संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी छल और कपट से उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। बीजेपी की सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर असहमति जताई है। यह ठीक नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। रैलियां होती हैं, प्रधानमंत्री जाकर संबोधित करते हैं, यह बात ठीक है, होना चाहिए, करना चाहिए, उनको कर रहे हैं, अच्छी बात है, पॉलिटिकल कार्यक्रम है, करें। लेकिन रोड शो प्रधानमंत्री जी करे विधानसभा के चुनाव में, मुझको लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह काम ठीक नहीं किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शनिवार को वाराणसी में साझा रोड शो किया। दोनों नेताओं ने यह दावा किया है कि राज्य में अगली सरकार कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की ही होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का साझा रोड शो कचहरी से शुरू हुआ। दोनों नेताओं ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दोशीपुरा इलाके में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी रोड शो में शामिल हुई। मैं तमाम समाजवादी साथियों से कहूंगा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलने का है। जो काम हमने किया है, अगर आप मौका दे दोगे और तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश को, हिंदुस्तान को और नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज भेजा है। शहर में करीब 10 किलोमीटर घूमकर दोनों नेताओं का काफिला चौका घाट, पीली कोठी और चौक होते हुए गदौलिया के पास चर्च तक गया। इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बदौही के ज्ञानपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उपलब्धि के नाम पर एक भी काम नहीं गिना सकते। ये बीजेपी के लोगों के पास कोई काम बताने को नहीं है। ये 10 काम सरकार ने किए हैं। हम कहते हैं कि बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री जी बताओ आपने 10 काम कौन से जनता के लिए किए हैं। इससे पहले दोनों नेता गठबंधन के लिए लखनऊ, मेरठ, आगरा और इलाहाबाद में साझा रोड शो कर चुके हैं। वाराणसी में 8 मार्च को वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी वाराणसी में चुनावी रैली की। उन्होंने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। साथ ही विरोधी पार्टियों के रोड शो पर भी तंज कसा। आज जो दो पार्टी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को वाराणसी में रैली की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रोड शो में जुटी भीड़ को तमाशबीन करार दिया। उन्होंने कहा कि ये भीड़ बाहर से बुलाई गई है। दोनों पार्टियों के रोड शो में जितनी भीड़ थी उसमें से तमाशगीर लोगों की ज्यादा भीड़ थी। कई मंडल के लोगों को बुलाना पड़ता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और
बाहर के राज्यों से भी बुलाना पड़ता है, बिहार और मध्य प्रदेश से। मायावती ने दावा किया कि राज्य में अगली सरकार बीएसपी की बनेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। अब पूरे प्रदेश की जनता ने यहाँ भारी बोनस के साथ ही बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की अपनी लोकप्रिय सरकार बनाने का पूरा पक्का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन बाकी है और सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार में विवादास्पद मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। एडीजी दलजीत सिंह के मुताबिक प्रजापति की तलाश में अमेठी और कानपुर समेत कई जगह छापेमारी की गई। प्रजापति का पासपोर्ट रद्द करने के लिए पुलिस विदेश मंत्रालय को लिखने वाली है। गायत्री प्रजापति गैंगरेप के मामले में फरार हैं। पुलिस उनकी कई दिनों से तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि गायत्री प्रजापति विदेश भाग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। शनिवार को उत्तर प्रदेश में छठे दौर में 57% से ज्यादा मतदान हुआ। इस दौर में 7 जिलों की 49 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इसके साथ ही 635 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। ये तस्वीरें हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां छठे दौर की वोटिंग के लिए बड़ी तादाद में मतदाता घर से बाहर निकले। कई इलाकों में सुबह 7 बजे से पहले ही लोग मतदान केंद्र के बाहर कतार में खड़े दिखे। युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार वोट डालने वाले लोगों को आदर्श मतदान केंद्र पर सम्मानित भी किया गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं पहली बार आई थी वोट डालने के लिए। मैंने जिसके लिए भी वोट किया है, बस उनसे यही मेरी इच्छा है कि जो भी गरीब हैं उनके लिए कुछ भी वो करें। सुबह के वक्त बड़ी तादाद में लोग घर से निकले। इसके बाद हालांकि मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली, लेकिन शाम ढलने से पहले मतदान ने फिर से जोर पकड़ा। Voter turnout in this phase, as it stands at 5 p.m. has been 57.03%. क्या युवा, क्या बुजुर्ग, मतदान के लिए सबने पोलिंग बूथ का रुख किया। गोरखपुर के इस मतदाता का उत्साह देखिए। व्हीलचेयर के सहारे कई किलोमीटर दूर से ये मतदान केंद्र तक पहुंचे। ऐसी तस्वीरें जगह जगह देखने को मिली। ज्यादातर मतदाताओं ने माना कि वोट डालते वक्त उनके जहन में विकास का मुद्दा छाया रहा। विकास का मुद्दा सबसे पहले है और पढ़ाई, एजुकेशन क्या है, वो सब सारी चीजें दिमाग में है। अब बेरोजगार हैं तो बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, गरीब है तो उनको भी, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। कई राजनीतिक शख्सियत भी वोट डालने पहुंचे और सबने अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। छठे चरण में भारतीय जनता पार्टी को 49 में से 45 सीटें निश्चित मिलेगी। पिछले चुनाव में इस इलाके में 27 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी सबसे आगे रही थी, जबकि बीएसपी 9, बीजेपी 7 और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई थी। 2 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। इस बार बदले समीकरण में सभी पार्टियां नई उम्मीद लगा रही हैं। बेशक जनता जाति और धर्म के आधार पर गोल बंद होती हुई नजर आती हो, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो विकास, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उनकी प्राथमिकता पर होते हैं। कैमरामैन अनिर्बान के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, आजमगढ़। मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले दौर में ज्यादातर पोलिंग बूथ में 84% से ज्यादा मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक 38 सीटों में शांतिपूर्ण मतदान पूरा हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। मणिपुर में पहले दौर के लिए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। सुबह से ही पोलिंग बूथ में लंबी कतारें लगी रहीं। महिला और युवा मतदाता वोट डालने में सबसे आगे दिखे। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट करते हैं और करप्शन फ्री है, उसी को दे रहे हैं। ब्लॉकेट, इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी चल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। We are trying to eliminate all these burns,
blockades, we have suffered enough. Then about the corruption and all this, we want to eliminate it. I guess development of our constituency and also territorial integrity of Manipur. What we think to bring solution of the economic problems for the state at large. चुनाव आयोग की ओर से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 38 सीटों के लिए 1643 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इसको देखते हुए लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 72% of the polling stations, because balance 28% of the polling stations are not in a communication zone, so we do not have the figures yet, but from the 72% polling stations, the figures that have reached till 4 p.m. it is 84%. मणिपुर में पहले दौर में कांग्रेस, बीजेपी समेत कई दलों के कई नेताओं ने वोट डाले और अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। लेडीज के लिए और लेडीज का पोर लेडीज का विडो का in favor of this BJP working. Therefore, all the women's and youths and sportsmen supported to our BJP. I am fully confident of winning the election. मणिपुर में पहले दौर के मतदान के साथ ही 168 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। राज्य में दूसरे दौर में 8 मार्च को 22 सीटों पर मतदान होना है। यह चरण तय करेगा कि अगले चरण में क्या होगा और जो इसी चरण में ये बात साबित होगी कि इस बहस का क्या अंत होगा कि किस तरह का मणिपुर बने, मणिपुर ब्लॉक और ब्लॉकेड में रहे या मणिपुर विकास के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर बढ़े। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ इम्फाल ईस्ट से अखिलेश सुमन। कुछ और खबरों पर नजर। मुंबई में बीएमसी चुनाव में शिवसेना को कांटे की टक्कर देने के बाद बीजेपी ने मेयर पद का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए शिवसेना के सामने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह फैसला मुंबई की जनता के हितों को ध्यान में देखते हुए लिया गया। इसके साथ ही मुंबई में शिवसेना का मेयर बनना लगभग तय हो चुका है। शिवसेना ने विश्वनाथ महादेश्वर को मेयर और हरेश्वर वर्लीकर को डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि 227 सदस्यों वाली महानगर पालिका में शिवसेना 84 सीटों के साथ पहले और बीजेपी 82 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। अलग अलग लोगों को जोड़कर सत्ता को कायम करेंगे, महापौर का चुनाव जीतेंगे, तो शायद एक प्रकार से लोगों ने जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है उसका अनादर होगा और इसलिए 2 ही सीटें ज्यादा क्यों न मिली हो, लेकिन शिवसेना को 2 सीटें ज्यादा मिली है, इसलिए वे महापौर का चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है हम महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उपमहापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। रामजस कॉलेज विवाद के मामले में लेफ्ट समर्थित स्टूडेंट्स ने कल मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। इस मौके पर लेफ्ट पार्टियों जेडीयू और स्वराज इंडिया ने केंद्र सरकार की आलोचना की। दिल्ली के रामजस कॉलेज विवाद पर प्रदर्शन का दौर जारी है। शनिवार को आइसा और लेफ्ट छात्र संगठनों ने मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। इस मार्च में जेएनयू और डीयू के कई टीचर्स भी शामिल हुए। जंतर मंतर पर सीपीएम, जेडीयू और स्वराज अभियान के नेताओं ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार के नियत चलती है दिल्ली पुलिस और उनके इशारे में जो भी हो रहा है वो हो रहा है। सेडिशन का केस आज तक कन्हैया कुमार के ऊपर आप साबित नहीं कर पाए, लेकिन यही पुलिस के निगरानी में कन्हैया कुमार की पिटाई लॉयरों के नाम से कोर्ट के सामने होती है, पुलिस कुछ नहीं करती। कुछ लड़के गुस्से और नाराज में हो सकते हैं, उनको भी समझाना, उनसे भी बहस करना लोकतंत्र की पहली शर्त है। उनको देशद्रोही कहना, उनको आतंकवादी कहना, उनको नक्सलवादी कहना संविधान का अपमान है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इन स्टूडेंट्स के डेमोक्रेटिक राइट्स को सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बहस हो सकती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां तक होना चाहिए। कोई कह सकता है कि सरकार यहां प्रतिबंध लगा सकती है, दूसरा कह सकता है वहां प्रतिबंध लगा सकती है।
लेकिन इस पर कोई बहस नहीं हो सकती कि कोई एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये तय नहीं कर सकता कि यूनिवर्सिटी में क्या बोला जाएगा और क्या नहीं बोला जाएगा। ये गुंडागर्दी और इसका असर पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय पे हो रहा है। बीते दिनों रामजस कॉलेज में एक सेमिनार को लेकर आईसा और एबीवीपी के छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। इसके बाद एबीवीपी और आईसा के साथ दूसरी लेफ्ट विंग लगातार एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। जीएसटी में 50 लाख तक टर्नओवर वाले होटलों पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसका फैसला हुआ। काउंसिल ने सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी कानून का मसौदा मंजूर कर लिया है। दिल्ली में शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि काउंसिल ने सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी कानूनों के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि जीएसटी से जुड़े 2 और बिल, स्टेट जीएसटी और यूटी जीएसटी पर अब 16 मार्च की बैठक में विचार किया जाएगा। As far as the council is concerned, it's been approved, but we will take the extra precaution after the legal committee approves it of sending it to every state before we take it to the cabinet. There will not only be cross empowerment in interstate GST, which is interstate trade. It's called integrated GST. But it will also be such that it will be put into the act. वित्त मंत्री ने कहा कि चारों विधेयकों को बजट सत्र में एक साथ पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी में 40% तक की अधिकतम दर का प्रावधान होगा, लेकिन टैक्स 5, 12, 18 और 28% की दर से लगेगा। वहीं छोटे होटलों और रेस्टोरेंट्स पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। 2.5 by the state, 2.5 by the center. So total of 5% will be applied to those restaurants whose turnover is below 50 lakhs. For the remaining restaurant, they will come in the regular service tax rate. वित्त मंत्री ने 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति ने नई नौकरियों के लिए विकास के गांधीवादी मॉडल पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात राष्ट्रपति भवन में हो रहे फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में कही। राष्ट्रपति ने कहा कि नए शोध और विचार विकास का अहम अंग है। आयोजन 7 दिन तक चलेगा। राष्ट्रपति भवन में शनिवार को तीसरे नवाचार उत्सव की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विकेंद्रीकृत और विविध नवाचार पर आधारित उद्यम ही सभी समस्याओं का समाधान है। Innovation has reached center stage of policy making in the science and technology domain. This has strengthened the resolve of the government to encourage innovation and innovation-based enterprises. At the same time, it has helped in unlocking the latent creative energy of our billion-plus people. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि इस सेमिनार का मकसद युवा शोधकर्ताओं को एक मंच मुहैया कराना है। I am very happy that under the guidance of the Honorable President, the Rashtrapati Bhavan, through this Festival of Innovation, has been providing such a platform where different stakeholders of an innovation incubation chain can come, interact, and forge partnerships. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर R.A. माशेलकर ने कहा कि अब देश में शोध को और बढ़ावा देने की जरूरत है। हर एक बच्चा एक कल्पना, एक नया कोई संशोधन कर सकता है, तो उनको प्रेरणा ये स्कूल से मिलनी चाहिए। आगे जाके कोई 25 बरस का हो, 30 बरस का हो, अब आप इनोवेटर बनो, ये नहीं बनती, तो वो प्रेरणा कैसे दी जाए, इसलिए बड़े सारे प्रोग्राम है। Onion harvester and motorcycle operated salt turning device. राष्ट्रपति ने देश भर से आए नवोन्मेषकों को नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन अवार्ड से भी नवाजा। इस कार्यक्रम का आयोजन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और राष्ट्रपति भवन के संयुक्त प्रयास से किया गया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने 70 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें गुजरात तट के पास अरब सागर से पकड़ा गया।
आपको बता दें कि गुजरात तट के पास से इन मछुआरों को पकड़ा गया है। मछुआरों के संगठन के मुताबिक ये सभी मछुआरे 10 से 12 नावों पर सवार थे। इन नावों को भी जब्त कर लिया गया है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये मछुआरे ओखा और मंगरोल के थे। सप्ताह की शुरुआत में भी 11 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। इस साल मछुआरों की गिरफ्तारी की ये तीसरी घटना है। और वहीं भारत में रिश्तों को लेकर अमेरिका का रुख बहुत सकारात्मक है। आपको बता दें कि वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से मुलाकात के बाद विदेश सचिव ने यह बात कही। टिलरसन की भारत यात्रा की तारीखें भी जल्द तय होंगी। ट्रंप प्रशासन ने यह साफ किया है कि H-1B वीजा में बदलाव उनकी प्राथमिकता में नहीं है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने शनिवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से मुलाकात की। बातचीत में रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने के साथ अफगानिस्तान और एशिया प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप प्रशासन साझेदारी को विस्तार देने में रुचि दिखा रहा है। Overall, a very positive sense of India as a partner. Also, I think a lot of respect for the economic changes which have taken place in India. We acknowledgement that there was very robust growth and that this made India a particularly attractive partner. विदेश सचिव बीते 4 दिनों से अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी वाणिज्य सचिव, होमलैंड सुरक्षा सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उप सहायक से मुलाकात हुई। अमेरिकी कांग्रेस के कई नेताओं से भी विदेश सचिव मिले। इस बैठक में आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग, प्रवासी नीति, H-1B वीजा और अमेरिका में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि H-1B वीजा नीति में बदलाव उसकी प्राथमिकता नहीं है। ये बदलाव प्रवासी नियमों में संशोधन का हिस्सा है। Of the government when they are concerned with immigration issues. Most of the issues are quite different, and nevertheless, when this is addressed, it would be part of the overall immigration package. ये दौरा कंसास में एक भारतीय की हत्या की घटना के बाद हुआ है। इसे लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीय सख्ते में हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वारदात की निंदा की है। H-1B वीजा में प्रस्तावित बदलाव को लेकर भारतीय IT कंपनियां विरोध कर रही हैं। इस बीच अमेरिका ने H-1B वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग 6 महीने के लिए बंद कर दी है। इसके तहत कुछ आवेदनों पर जल्द कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सोमालिया में बीते 48 घंटों के दौरान भुखमरी से 110 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। शनिवार को सोमालिया के प्रधानमंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। सोमालिया इस वक्त भीषण सूखे की चपेट में है। खाने और पानी की कमी की वजह से देश के लाखों लोगों का जीवन संकट में है। बीते मंगलवार को सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही ने यह घोषणा की कि देश भीषण सूखा झेल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर मौजूद सोमालिया में अकाल की वजह से 50 लाख लोगों को मदद की जरूरत है। और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने हरियाणा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पहलवान साक्षी मलिक ने शनिवार को दावा किया कि उन्हें राज्य की तरफ से घोषित प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया कि उन्होंने पदक का वादा पूरा किया। हरियाणा सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी? हालांकि हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने साक्षी के आरोपों का खंडन किया है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर में पहले दौर में रिकॉर्ड 84% वोटिंग। उत्तर प्रदेश में छठे दौर में 57% से ज्यादा मतदान। दोनों राज्यों में आखिरी चरण का प्रचार तेज। वाराणसी में प्रधानमंत्री के रोड शो पर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। पूर्वानुमति नहीं लेने का आरोप। एग्जिट पोल पर 9 मार्च तक रहेगी पाबंदी। CGST और
जीएसटी कानूनों का मसौदा मंजूर, बजट सत्र में बिल होंगे पेश। छोटे होटलों पर 5% टैक्स। हरियाणा सरकार ने अभी तक पूरे नहीं किए वादे, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक आरोप। राज्य के खेल मंत्री अनिल विज का जवाब, दिया 2.5 करोड़ का चेक। और भीषण सूखे की चपेट में युद्धग्रस्त सोमालिया, 48 घंटे में भूख से 110 लोगों की मौत, खतरे में 50 लाख जिंदगियां। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए डिस्कॉर्स।